चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सके। और आज जैसा कि आप जानते हैं, बजट वाला टॉपिक हम जो है वो करने वाले हैं और आज की इस कक्षा की शुरुआत करेंगे, है ना? हाँ, नेशनल इनकम और जीडीपी अभी बाकी है। ओके ओके, हाँ, मैंने लास्ट क्लास आपकी फ्राइडे को ली थी और क्लास बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ी थी। बच्चे की तबीयत अब ठीक है, मतलब आज ही उसकी छुट्टी हुई है और शुगर लेवल उसका कम हो गया था, 32 ही रह गया था, मतलब थोड़ा डेंजर जोन में आ गया था वो। और फिर उसको अचानक से, मतलब गांव के पास में एक हॉस्पिटल है, वहीं पर एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये उज्जैन जा नहीं पाएगा क्योंकि 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो मना कर दिया डॉक्टर ने। तो फिर हमने वहीं पर एडमिट करवा दिया उसको, उसका इलाज करवा लिया। तो मैं वहीं पर था, फ्राइडे भी वहीं था, सैटरडे भी वहीं था, संडे भी वहीं था। मैं मंडे को आया और मैंने मंडे को क्लास की। आज उसकी छुट्टी हो गई है दिन में, मॉर्निंग में, और अभी वो स्वस्थ है बिल्कुल। मम्मी पापा ले गए उसको घर, बढ़िया मस्त शानदार तरीके से। थैंक यू सो मच। आप सभी एक परिवार की तरह, मतलब हम लोग यहाँ पर रहते हैं, एक परिवार की तरह होता है ना? सब चीजें एक परिवार की तरह चलती है। वो भाव ऐसा ही रहना चाहिए हमारे मन में। मतलब मैं हमेशा सोचता हूं कि यार एक परिवार चल रहा है ना? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझी प्रॉब्लम और आप वास्तव में बहुत बड़े दिल वाले हैं, है ना? चलाओ, लास्ट टाइम हम लोग जीडीपी जीडीपी खेल रहे थे ना, उसको हम करते हैं और उसके बाद में फिर बजट की शुरुआत करेंगे। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय आय में हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं एक बार आपको डिस्कशन करवा देता हूं। राष्ट्रीय आय में हम लोग जीडीपी खेल लिए थे, जीडीपी पूरा पढ़ लिया था, जीडीपी डिफ्लेटर भी हमने देख लिया था। इससे आगे हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखो, जीडीपी से एक शब्द हमें निकलने को देखेगा मिलेगा और वो शब्द है एनडीपी, है ना? जीडीपी से एक शब्द हमें देखने को मिलेगा एनडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी जो है इसका सूत्र क्या है? तो एनडीपी आप बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। एनडीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आ जाओ जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर चर्चा कर लेंगे, है ना? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप इसे कहते हैं। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? नेट का मतलब होता है निवल, या इसी को हम शुद्ध भी बोल सकते हैं। तो निवल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शुद्ध भी बोल सकते हैं, शुद्ध। निवल या शुद्ध। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उत्पाद। क्या बोलते हैं इसे? उत्पाद के नाम से आप इसे जानते हैं, उत्पाद के नाम से आप इसे जानते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना? निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, मंडे को कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी मैराथन थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हुई, है ना? चिंता मत करिए। अब एनडीपी कैसे निकाला जाता है, क्या है, कुछ खास बात हो तो बताओ। तो याद रखना, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाते तो एनडीपी की प्राप्ति होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जीडीपी में से एनडीपी को घटाने, सॉरी, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाने पर, अभी बताऊंगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, या इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं इसे? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को घटाने पर, एनडीपी की प्राप्ति होती है, या एनडीपी प्राप्त होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। एनडीपी प्राप्त होता है, एक तो ये बात आप लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जीडीपी और डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है उससे एनडीपी की प्राप्ति होती है। तो अगला बिंदु आप ये भी लिख सकते हैं, जीडीपी और डेप्रिसिएशन के डिफरेंस को एनडीपी कहा जाता है। जीडीपी और डेप्रिसिएशन, अभी बताता हूं डेप्रिसिएशन क्या होता है, कौन इनकी कैलकुलेशन करता है, वो सब बातें। जीडीपी और डेप्रिसिएशन का अंतर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड डेप्रिसिएशन इज नोन एज एनडीपी। और यहां से ना सवाल, मतलब सूत्र पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इसका सूत्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बराबर क्या होता है? एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन, या इसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो एनडीपी जो है ना? एनडीपी जो है वो कैसे प्राप्त होता है? तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाते तो एनडीपी प्राप्त होता है। एक बच्चा कह रहा है अंग्रेजी में भी लिख दो। ओके, डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलेंगे मेरे साथियों? डिफरेंस ऑफ जीडीपी एंड डेप्रिसिएशन। ऐसे में बोल रहा हूं ना, हर एक बात थोड़ी ना लिखी जा सकती है। डिफरेंस ऑफ जीडीपी एंड डेप्रिसिएशन इज नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो ये सूत्र है इसका कि जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को घटाया जाएगा, तो याद रखना है मेरे साथियों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों आपका अपना एनडीपी। अच्छा, अब मैं बताता हूं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो जरा डेप्रिसिएशन के बारे में सुन लो कि हमेशा डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स का होता है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन किसमें होता है, मूल्यह्रास किसमें होता है, तो याद रखना है डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैपिटल गुड्स में होता है। अभी बताता हूं कैपिटल गुड्स क्या चीज है। तो लिखेंगे यह पूंजीगत वस्तुओं में होता है, कैपिटल गुड्स में होता है। इट इज, डेप्रिसिएशन जो है वो काय में होता है? कैपिटल गुड्स में। तो यह पूंजीगत वस्तुओं में होता है, पूंजीगत वस्तुओं यानी कि कैपिटल गुड्स। डेप्रिसिएशन पूंजीगत वस्तुओं में होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो किसमें होता है? कैपिटल गुड्स में होता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? टूट फूट, है ना? पूंजीगत वस्तुओं में जो टूट फूट होती है, टूट फूट या दक्षता में कमी, इफिशियंसी में अगर कोई कमी हो जाती है, या दक्षता में कमी, टूट फूट या दक्षता में कमी,
है ना। इफिशियंसी मेरे साथियों अगर कम हो जाए, इफिशियंसी अगर दक्षता में कमी हो जाए, टूट फूट हो जाए, कोई चीज टूट जाए, है ना, दक्षता में कमी से कीमतों में होने वाली कमी, कीमत का कम होना, ऐसा लिखिए, कीमत का कम होना। जैसे अभी मैं बताता हूं, पहले तो ये समझो कि कैपिटल गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है जिसकी वजह से पैसा कमाया जाए, उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जो अर्निंग करके दे उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे मैं बताऊं तो ये जो मेरा डिजिटल बोर्ड है ना, ये मेरा अर्निंग का सोर्स है, क्योंकि इस डिजिटल बोर्ड की वजह से मैं आपको पढ़ा पाता हूं और फिर मुझे आरडब्ल्यू संस्थान पैसा देता है, सैलरी दे देता है। तो ये मेरी कैपिटल गुड्स है। मैं ये माइक जिसकी वजह से मैं क्लास ले पा रहा हूं, जिसकी वजह से आपके पास आवाज पहुंच पा रही है, ये भी एक कैपिटल गुड्स है। ये कैमरा, ये कंप्यूटर, ये लाइटें, ये सब कैपिटल गुड्स है। ये मोबाइल, ये भी एक प्रकार का कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है जिसकी वजह से भविष्य में पैसा कमाया जाए। गुड्स दो प्रकार की, कैपिटल गुड्स और एक और होती है कंजप्शन गुड्स, उपभोग वस्तु। जैसे मुझे भूख लग रही है, मैंने समोसा, कचौरी, जलेबी, पोहा ये सब खा लिया, वो कंजप्शन गुड्स है ना। उससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, उसकी वजह से मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। समोसा खाने से पैसा मिलेगा क्या मुझे? आ गई बात समझ में? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है जिसकी वजह से भविष्य में पैसा कमाए। जैसे ये डिजिटल बोर्ड मैंने 2 लाख रुपए में लिया था, अगर आज मैं इसको बेचूं, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको छोड़ो, ये मोबाइल मैंने 30,000 रुपए में लिया था। कितने में लिया था? बोले सर 30,000 में लिया था। अगर इस मोबाइल को मैं आज बेचूं, मान लो ये गिर गया मुझसे, पीछे का कवर इसका टूट फूट हो गई, मान लो ये गिर गया और ये कवर मेरे से टूट गया, किसी कारणवश टूट गया कवर, ये किसी कारणवश कवर टूट गया, पीछे का बैक पैनल टूट गया, 30,000 में लिया था। अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे? तो डेफिनेटली कोई 10,000 देगा मुझे, कोई 15,000 देगा, बस यही अधिकतम 15,000 रुपए मिल जाएंगे मुझे। आ गई बात समझ में? तो ये मूल्य में जो कमी हुई है, 30,000 में से जब 15,000 मिलेंगे तो 15,000 जो है वो मेरे साथ मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। 15,000 जो है उसमें मूल्य में कमी हो गई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके। और डेप्रिसिएशन जो है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? इसकी कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है? तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, है ना, ये किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, या वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय, ऐसा लिखें, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के द्वारा इसकी गणना की जाती है। बस इतना भर याद रखना कि वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के द्वारा डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है। ओके। तो ये डेप्रिसिएशन होता है, इसको हिंदी में मूल्यह्रास बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये एनडीपी मैंने आपको बता दिया। अगला है एक चीज मेरे साथियों, उसको हम लोग बोलते हैं जीएनपी। क्या बोलते हैं? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जीएनपी का सूत्र क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म लिखना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और देखो, ग्रोस का मतलब होता है सकल, और नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आप इसे कह देते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, आगे बात समझ में? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है? इसी में इसकी परिभाषा आ जाएगी। इसी के अंदर देखो लिखा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय का मतलब है राष्ट्र के नागरिक। तो एक देश में किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा, हम ये भी बोल सकते हैं, एक साल में किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक साल में जितना भी उत्पादन किया गया है उसी को जीएनपी बोल देते हैं। देश के नागरिक के द्वारा होना चाहिए, सिटीजन वो इंडिया का होना चाहिए। अब ये प्रोडक्शन देश के अंदर भी कर सकता है, देश की सीमा से बाहर कर सकता है, मतलब विदेशों में भी कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, नागरिक का मतलब होता है सिटीजन, देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में किया गया, एक वर्ष में किया गया कुल अंतिम उत्पादन का समग्र मौद्रिक मूल्य। क्या लिखेंगे इसको अंग्रेजी में? इसको लिखेंगे द सम ऑफ टोटल, द सम ऑफ टोटल फाइनेंस, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा लिखे था, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ, प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सिंगल ईयर, इन अ सिंगल ईयर इज नोन एज जीएनपी। ये बात आपको याद रखना है।
ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक साल में किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा जितना भी टोटल फाइनल प्रोडक्शन हुआ है उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। अब याद रखना ये जो प्रोडक्शन है ये कहां कहां हो सकता है, तो देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में भी हो सकता है या फिर फॉरेन में भी हो सकता है, विदेशों में भी हो सकता है। तो अगला बिंदु लिखेंगे, यह उत्पादन यह उत्पादन यह उत्पादन देश की घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक बाउंड्री है ना, या घरेलू सीमा छोड़ो ना, यह उत्पादन देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर तथा सीमा से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे साथियों ये जो प्रोडक्शन है ये देश की बाउंड्री के अंदर भी हो सकता है और देश की बाउंड्री से बाहर भी हो सकता है। मतलब ये प्रोडक्शन भारत के अंदर भी हो सकता है और अमेरिका के अंदर भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? तो देश के अंदर भी हो सकता है, ये अमेरिका में भी हो सकता है, दोनों बातें आपको यहां पर याद रखना पड़ेगी। ओके, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, इसका एक सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, सूत्र भी परीक्षा में आ सकता है, और वह सूत्र क्या है वो जरा देखना कि जीएनपी बराबर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी। जीडीपी में देश की सीमा में किया गया उत्पादन है ना, उसको भी जोड़ेंगे। अब देश की सीमा में तो विदेशी व्यक्ति भी आकर के उत्पादन कर रहा है, जीडीपी में तो विदेशी व्यक्ति भी तो कर रहा है, तो जीएनपी में तो हम भारत के व्यक्ति को विदेशों में भी तो उत्पादन करने के लिए बात करते हैं कि वो वहां पे भी जाकर उत्पादन करेगा। तो प्लस हम किसको करेंगे मेरे साथियों, तो याद रखना प्लस हम करेंगे इसके अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को। तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त कुल कारक आय, ऐसा नहीं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय आप इसे कहते हैं, ये बात आपको यहां पर याद रखना पड़ेगी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी लिख लो, कभी परेशानी हो तो। इसको बोलेंगे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड मतलब बाहर। ओके, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। मतलब ये दरअसल जीएनपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अंशिका शुक्ला, सर अगर भारत के नागरिक नहीं है फिर भी होगा अमेरिका में? भारत के नागरिक नहीं, हाँ तो भी होगा ना भाई, भारत का नागरिक अगर भारत के अंदर उत्पादन करे और तो भी होगा। उत्पादन तो कहीं भी हो ना, भारत का नागरिक करना चाहिए, या तो भारत की सीमा में करना चाहिए या भारत की सीमा से बाहर करना चाहिए, जर्मनी जापान कहीं भी। जीडीपी होती है सर कोई? हाँ जीडीपी होती है ना, जीडीपी हम कल पढ़ चुके लास्ट क्लास में, है ना। सुंदरम यादव, सुंदरम बताओ, सुंदरम बढ़े आगे बढ़े। जीएनपी का मतलब ये होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि भारत के व्यक्ति के द्वारा या भारत के नागरिक के द्वारा उत्पादन कहीं भी किया जाए, चाहे वो देश के अंदर किया जाए देश के बाहर किया जाए। ओके, चलो बताओ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे आगे वाला एक और सूत्र, एक और है हमारे पास एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी होता है, एनएनपी। और एनएनपी के बारे में इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, सवाल यहां से बहुत बार आते हैं। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट आप इसे बोलते हैं। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। और इसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, एक सूत्र केवल, है ना। और वो सूत्र क्या है? परिभाषा तो आप अपने आप ही बना लोगे मेरे दोस्त। वो परिभाषा ये है मेरे दोस्त, सुनना मेरी बात को, कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो याद रखना है नेट नेशनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। बस सिंपल सी भाषा में यही सूत्र है, और कई बार परीक्षा में सवाल भी यही आता है। कैसे आता है सवाल? देखो मेरे पास यूपी पुलिस के तो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूं कि सवाल किस तरीके से परीक्षा में आए हुए। कोई दूसरी एग्जाम में आया हुआ सवाल है मेरे पास में, चिंता मत करना, है ना। कहां गया वो कौन? कहां गया सवाल? कहां गया? कहां गए भाई साहब? किधर हो आप? देखो ये रहा, इस सवाल की, ये सीजीएल वगैरह वगैरह में पूछा गया है सवाल। देखो जरा इसका क्या है सवाल। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, सही कौन सा है, राइट कौन सा है? पहला लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है ना, जीडीपी बराबर क्या है? सॉरी, जीडीपी माइनस, और मूल्यह्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन किसका सूत्र है? नेट नेशनल प्रोडक्ट का है, एनएनपी बोलते हैं ना, एनएनपी, सॉरी सॉरी, जीडीपी तो क्या बोलते हैं इसे? एनडीपी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि निवल घरेलू उत्पाद। ये बिल्कुल सही है, पहला ही सही निकल गया यार। अरे 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 अरे, है ना, देखो देखो यहां कर देते हैं, तो याद रखना इसका पहला ही सही निकल गया।
क्योंकि जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को घटाया जाएगा तो किसकी प्राप्ति होगी, एनडीपी की प्राप्ति होगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से पहला ही तो सही है इसका आंसर। फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जीएनपी होता है क्या, नहीं होता है, ये बोल रहा है, तो ये गलत है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस डेप्रिसिएशन, ये भी गलत, ये भी गलत। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, आसान है ना। और भी हमारे पास में सवाल हो सकते हैं, मैं देखता हूं कभी खोपचे में पढ़े हो तो, है ना। बहुत आसान चीजें आती है आपकी परीक्षा में, चिंता मत करना आप, मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा कि वो आप कर नहीं सकते, बहुत ही आसान और बहुत हल्के सवाल आते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, ये जीडीपी जीएनपी जब आपने इतना पढ़ लिया है तो ये बताओ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सीजीएल वीजीएल में कहीं सीएचएसएल में आया हुआ, अच्छा लेवल है। पहला दे रखा है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आप बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है। देखो जीएनपी बराबर क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है। तो जीएनपी बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से निवल कारक आय, ये होगा इसका। तो पहले का क्या होगा, डी होगा। तो पहले का मेरे साथ डी आ गया। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा पहले का क्या आएगा, डी आएगा, डी। ओके, डी आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। जीएनपी यही तो होता है ना, पहले का क्या आएगा, डी आएगा ना। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो एनएनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटाओगे तो इसकी प्राप्ति होगी, तो ये मिल जाएगा मेरे साथियों, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, जीडीपी। तो जीडीपी का ये सूत्र नहीं है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो मेरे साथियों इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर चौथा बचा है, चौथा क्या कह रहा है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो मिलेगा, तो इसका सी आ जाएगा। भाई क्या बनेगा, डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। लो भाई पहला ही सही है इसका। कितने लोग गलत दे रहे थे ये बताओ, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर गलत दे रहे हो उसका मतलब है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने सारे सूत्र बता दिए और ये भी बता दिया कि क्या इसका आंसर होगा, और आपके एग्जाम में यहां से सवाल आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। गुप्त बात है पर बात पते की है ना। चलो बढ़े आगे बढ़े। सर पीवाईक्यू प्लस न्यू क्वेश्चंस कब कराएंगे, ये क्या करवा रहा हूं मेरे लाल, है ना। चलो अगली बात करते हैं। तो ये जीडीपी जीएनपी वाला खेल खेला हो गया है। अब हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं, और वो टॉपिक कौन सा है, बजट है। तो आइए जरा अब अगले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, और वो टॉपिक है आपका बजट। बजट क्या बोलेंगे, बजट। तो बजट के बारे में हमें पढ़ना है, बजट, बजट क्या होता है, क्या कहानी है बजट के बारे में, वो आइए। चलो भाई बजट के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो बजट जो है वो कैसा शब्द है, तो बजट एक फ्रांसीसी शब्द बुजेट से मिलकर के बना है। तो आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यह, यानी कि बजट, यह फ्रांसीसी शब्द बुजेट से मिलकर बना है। यह फ्रेंच वर्ड बुजेट से मिलकर बना है। तो बजट जो है वो बुजेट से मिलकर बना है। और इस बुजेट का मतलब क्या होता है, तो इस बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। इसका अर्थ क्या होता है, लेदर बैग्स। इसका मतलब क्या होता है, लेदर बैग्स, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। क्या बोलते हैं इसे, चमड़े का थैला बोलते हैं, लेदर बैग्स आप इसे बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लेदर बैग्स के नाम से आप इसे जानते हैं, चमड़े का थैला, है ना। क्या बोलेंगे इसे, हाँ जी, पूछिए पूछिए। गुड्डू जी सर कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेशन कब लेंगे, क्वेश्चन का लेवल का केवल ऐसा, जीडी का नहीं पता भाई, पूछ लेंगे हम, है ना। प्लीज कॉन्टेक्ट मी गुरुजी ओनली 2 मिनट्स। तेजस्विनी, बजट कौन कौन पेश करता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ए प्रभु, जब मैं इनको पढ़ा रहा था तब ये कहां गए थे। चलो आओ, है ना, नमस्ते नमस्ते। देखो बजट शब्द बुजेट से मिलकर के बना है, और बुजेट शब्द का मतलब होता है लेदर बैग्स, चमड़े का थैला, मतलब ये होता है ना। ध्यान रखना बजट शब्द संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है, तो बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो बजट टर्म इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 है, और इसमें लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, हिंदी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण आप इसे बोल सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
है ना। तो आर्टिकल नंबर 112 में ये कहा गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक साल में सरकार के पास में, है ना, ओके, वार्षिक वित्तीय विवरण, हाँ जी, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं इसको। देखो आगे देखो, है ना। अब में ना बजट अनुमान होता है, तो लिखेंगे बजट, बजट अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण है। बजट अनुमानित आय, एस्टिमेट इनकम, बजट अनुमानित आय, एस्टिमेट इनकम और अनुमानित व्यय। बजट अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का विवरण है। तो सरकार का एक अनुमान है ये कि भविष्य में कितना पैसा कहां से मिलेगा और कितना पैसा जो है वो कहां पर खर्च होगा, इसी को हम बजट कहते हैं। अगली बात मेरे साथियों, बजट जो है ना, बजट कौन बनाता है? तो राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि बजट जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो लिखेंगे बजट समवर्ती सूची का विषय है, बजट समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होगा कि हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है ना, उसमें 3 तरीके की सूची है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो केंद्रीय सूची जो है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर जितने भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी, है ना। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि बजट जो है वो समवर्ती सूची का विषय, इसका मतलब इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी है। तो राज्य अपने राज्य का बजट बनाता है और केंद्र सरकार पूरे देश का बजट बनाती है। ओके, तो ये बात आपको यहां पर याद रखना। अगली बात मेरे साथियों कि अगली बात याद रखना कि बजट जो है, या ऐसा लिखो सबसे ज्यादा बजट, सर्वाधिक बजट, सर्वाधिक बजट किसने पेश किए? तो एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बता रहा हूं, मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं, मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। तो 10 टाइम्स इन्होंने बजट पेश किए। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किए, 10 बार। तो सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए? मोरारजी देसाई ने। ओके, फिर दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो लिखेंगे फर्स्ट डिजिटल बजट, या ऐसा लिखिए भारत का प्रथम बजट, भारत का पहला बजट। तो भारत का पहला बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया? तो मेरे साथियों एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन द्वारा पेश। और ये कब पेश किया गया था? अप्रैल 1860 में। 7 अप्रैल डेट है, पर मत लिखो आप, केवल अप्रैल 1760 लिख लो। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत, भारत में बजट का जनक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारत में बजट पेश किया था। तो भारत में बजट का जनक, तो फादर ऑफ इंडियन बजट आप इन्हें कह सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन बजट, फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? भारत में बजट का जनक या फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, है ना। तो भारत में पहला बजट इनके द्वारा पेश किया गया था। भारत में बजट का जनक इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? भाई आजाद भारत का पहला बजट। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है मेरे दोस्त, वो किसके द्वारा पेश किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया है आरके षणमुखम शेट्टी, आरके षणमुखम शेट्टी। और कब पेश किया गया है? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया है। ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। हाँ, बजट कितने प्रकार का बता देंगे यार, इतना क्या जल्दी हो रही है, रुक तो जाओ, पढ़ो जल्दी पढ़ो यहां तक। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाए हो गई, ला 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 ला, ला 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 ला।
ओके। यार एक अपडेशन मारना, ये अप्रैल नहीं है फरवरी है ना, मैं वही बोल रहा हूं। ये अप्रैल नहीं है ना, ये फरवरी है। तो फरवरी 1860 में मेरे साथियों ये पेश किया गया था पहला बजट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ है कुछ, गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ थी, निपटा दी हमने। ओके। आरके षणमुखम शेट्टी जी या चेट्टी जी के द्वारा मेरे साथियों पेश किया गया था, ये बात आपको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आरके षणमुखम शेट्टी। अच्छा, गणतंत्र भारत का, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत यानी कि रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था 1950 में। क्या लिखेंगे? जॉन मथाई। जॉन मथाई कब की बात है? 1950 की बात है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, जॉन मथाई। अच्छा, पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। देवी है, दुर्गा है ना, इंदिरा गांधी, ये पहली महिला वित्त मंत्री है। ओके, हाँ जी, 1760 या 1860? अरे 1760 थोड़ी, 1860 है ना। उनसे नजरे क्या मिली रोशन। ठीक है, अब याद रखना, रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया, सवाल ऐसा आता है। तो क्या लिखोगे? या रेल बजट को आम बजट से अलग बाद में लिखना, पर पहले लिखो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी के बारे में। चलो 21 तोपों की सलामी दे दो, दे दी। ठीक है, अब इनके बारे में लिखो। पहला पॉइंट लिखेंगे, लगातार 8 बार बजट पेश किया इन्होंने। लगातार 8 बार बजट पेश कर दिया इन्होंने। ताली, ताली बजाओ सब लोग। ओके, चलो दूसरी बात, इन्हीं के द्वारा पहला पेपरलेस बजट भी पेश किया गया था। फर्स्ट पेपरलेस बजट, या इसी को डिजिटल बजट भी बोलते हैं। फर्स्ट पेपरलेस बजट, पहला पेपरलेस बजट, पहला पेपरलेस बजट, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिजिटल बजट के नाम से। तो पहला पेपरलेस बजट, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिजिटल बजट। इनके द्वारा ही पेश किया गया था। और वो कब का बजट था? तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का बजट था। याद रखना, वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। मतलब वो है ना, टैबलेट से पढ़ा गया था। चलो भाई, बहुत बढ़िया है ना, सबने ताली बजा दी है, खुश हो गए। मोगेम्बो खुश हुआ है ना, पर यहां तो मोगेम्बो है ही नहीं। निर्मला ताई खुश हुई। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, आपको बोरियत तो नहीं होती है ना? ये बताओ, आपको बोरियत तो नहीं होती है ना? ऐसा तो नहीं लगता कि यार बोर हो गए? क्यों भाई, बोरियत तो नहीं होती ना, बोरियत? नो सर, नो सर, ऐसा तो नहीं लगता कि यार क्लास कब खत्म होगी? आप देखो, आपकी क्लास में, मतलब ये क्लास यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों में चल रही है, लेकिन मैंने एक भी कमेंट ऐसा नहीं देखा जो सिलेबस, सर सिलेबस कब होगा, ऐसा कमेंट नहीं करते हो आप, बहुत कम करते हो। नो के बराबर, मैंने तो देखा ही नहीं, कमेंट ही नहीं देखा है ना। ओके, नहीं होते हो। मैं गाना भी गा दूंगा आप लोगों के लिए, डांस भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, चिंता मत करो, है ना। तुम्हें पढ़ने के लिए जो संभव चीजें हो जाएगी वो सब कर देंगे हम। ठीक है, चलो आ गया, अगली बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जी के बारे में, लगातार 8 बार बजट पेश किया, पहला पेपरलेस बजट इन्होंने पेश किया था, डिजिटल बजट भी बोल सकते हैं इसको। अगली बात मेरे साथियों की, बजट जो है वो किसके लिए बनाया जाता है? तो आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो लिखेंगे बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष, इसको हम बोलते हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। बजट आगामी वित्तीय वर्ष या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। के लिए बनाया जाता है। तो बजट जो है वो आने वाले साल के लिए बनाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बजट जो है वो भविष्य का अनुमान है। तो आप अगला बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि बजट जो है वो भविष्य का अनुमान है ना। बजट इज एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर, बजट जो है वो भविष्य का अनुमान है।
बजट भविष्य का अनुमान है, और बजट में मैंने आपको लिखवाई दिया कि आय और व्यय होता है, यही तो बताया। अब दूसरी बात मेरे साथियों, कब होगा कंप्लीट ये सिलेबस? अरे क्या बात है, मैंने बोला तुमने कमेंट कर दिया ना। ये लो, सिलेबस खत्म करने के लिए सिर्फ किसमें कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, किसमें कहते हैं, नहीं सब क्लास में कहते हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, ऐसा नहीं है, सब क्लास में कहते हैं, पर आप में वो बीमारी थोड़ी कम है। आप तो हिंदी पढ़ाते थे, नहीं नहीं मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूं। अगला देखो, सब पढ़ा देते हैं पर हिंदी अंग्रेजी ने भूगोल ने सब, देखो बजट भविष्य का अनुमान है ना। अब अगली बात ये लिखेंगे, आ, लिखेंगे पहला रेल बजट कब पेश किया गया था। पहला रेल बजट, मतलब ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो आप, तो ये लिखो वित्तीय वर्ष, सरकार का वित्तीय वर्ष, सरकार का वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, सरकार का वित्तीय वर्ष जो है वो कब से कब तक है। तो सरकार बजट बनाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए मेरे साथियों सरकार बजट बनाती है। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं कल डिटेल में आपको बताऊंगा, पर फिलहाल इतने से ही काम चलाएं, बाकी चर्चा अब हम कल करेंगे। ओके, कैसी लगी आपको ये क्लास, जल्दी से एक बार बता दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। आज ना थंबनेल शायद दिया नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो फिर मेरे को लिखना ही पड़ रहा हाथ से, है ना। चलो अच्छी लगी तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अच्छी लगी तो और क्या, है ना। अब बाकी चर्चा आपसे हम करेंगे कल, तो कल आपसे मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ, है ना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, है ना। काल क्या करेगा महाकाल के आगे, सही बात है कि नहीं है। तो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, अरे भाई, अरे बाप रे बाप, गड़बड़ रे बाबा, गड़बड़ है। एक क्लास सेव ही नहीं कर पाए हम 5 बजे वाली, कोई बात नहीं। एक क्लास सेव ही नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं। चलो नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।